गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज 2 तारीख नया साल का, और आज हम लोग करने वाले हैं इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, जो स्पेशली आप लोगों के लिए जो मैंने 1 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से जिस तरह से मैंने WB टेट की प्रिपरेशन करवाई थी, ठीक उसी तर्ज पे मैंने एकदम प्लेज ले लिया है कि आपको KVS PRT भी जो है और TGT PGT कोशिश करूंगा, लेकिन PRT तो खास करके पूरी KVS की पढ़ाई मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको। तो या इस क्रम में हम लोग सोशल स्टडीज़, जो कि आपका मेरे ख्याल से 80 नंबर का है, मे बी 80 नंबर का है, तो वहाँ जो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। जो KVS की कक्षा 3 और 4 में हमने हिस्ट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है, MCQ देखा है, साथ में उसके थ्योरीज देखी है, अच्छे से डिटेल्स देखा है। आज हम लोग जो करने वाले हैं KVS की कक्षा 5, जहां पढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट 3, और इसके बाद आ रही है लाइव KVS की कक्षा 6, जहां हम देखेंगे हिस्ट्री पार्ट 4। और ये वही हिस्ट्री है जो आपके KVS के सिलेबस में दिया हुआ है, हूबहू उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हम लेकर आए हैं, जहां पे ये 30 MCQ बन जाता है 100+ MCQ के बराबर। जी हाँ, जब ये करेंगे तो आपको पता चलेगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार है। अगर आप हिस्ट्री में अच्छे हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, सोने पे सुहागा। अगर आपको हिस्ट्री में कमज़ोरी है तो इस तरह से पढ़ाया गया है कि आपका आसानी से परमानेंटली दिमाग में ये छप जाएगा, ब्रेन मैप हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं राजेश सर, आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज देखेंगे 30+ MCQ हिस्ट्री पार्ट 3 विद डिटेल सॉल्यूशन, जहां हम कर रहे हैं सोशल स्टडीज की पढ़ाई कक्षा 5 KVS के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। और मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग जरूर उत्तर दें, और जल्दी से इस लाइव सेशन में आप लोग तुरंत जल्दी से आप लोग ऐड हो जाए, और मेरे आंसर देने से पहले दे दे। कमेंट्स में देखता रहूंगा, उसकी आप चिंता ना करें और आपको जवाब मिल जाएगा। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रेवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू अ योगी एंड अ फिलोसोफर। थोड़ा सा मैं पीछे करता हूं, पहले मैं अपनी जो कलम है वो ले लेता हूं, दिक्कत हो जाती है, और इसके कलर को भी चेंज कर लेता हूं। ओके, तो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रेवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू अ योगी एंड अ फिलोसोफर। बताइए इनमें से कौन एक क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो एक योगी और एक दार्शनिक बन गया। सब कुछ उसने त्याग के, पॉलिटिकल लाइफ त्याग के पूरी तरह से वो योगी और फिलोसोफर बन गया। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अगरकरा और अरविंदो घोष। जवाब दे इसका, कमेंट में आप लोगों का देख लेता हूं, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब दे, प्रिपरेशन मेरे साथ करें। और बता दूं, इंग्लिश 60+ के 2 EVS के क्लास 1 EVS की कक्षा 1 कक्षा 2 में मैंने 60+ MCQ मैंने कराए थे 2 सेशन में। वो सेशन अब कंटिन्यू रहेगा, ताकि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर सब कुछ मैं करा दूंगा, बहुत ही चुनिंदा चीजों को लेके। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताएं इसका जवाब क्या होगा कि कौन एक क्रांतिकारी था जो बाद में एक योगी एंड फिलोसोफर बन गया। इसका जवाब है अरविंदो घोष। कौन है? अरविंदो घोष। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, कि एक भारतीय दार्शनिक थे, एक योगी, गुरु और एक कवि, और साथ साथ एक राष्ट्रवादी भी थे जिन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम था। उन्होंने इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए देश में जो आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसको ज्वाइन किया। टिल 1910 वाज वन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंशियल लीडर, और 1910 तक एक बहुत ही एक माने अग्रणी नेता के रूप में ही उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। एंड देन, और बाद में एक आध्यात्मिक सुधारवाद बन गए, स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए, इंट्रोड्यूसिंग हिज विजन्स ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस। और उन्हें बताया कि इंसान अपने जीवन में किस तरह से उन्नति कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने सारे पॉलिटिकल कैरियर को त्याग के बाद में योगी और फिलोसोफर का जीवन अपनाने का निश्चय लिया। ये थे हमारे अरविंदो घोष। क्या मजेदार बात है। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जहां तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारत के लिए आजादी की जो संघर्ष है, इसकी बात है, हु ऑफ द फॉलोइंग was the lady representative of India at the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड किया था। एक एक्स्ट्रा MCQ हो गया। तो बताइए कि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो वो कौन एक महिला प्रतिनिधि है जिन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। क्या वो है सुचिता कृपलानी, माफ कीजिएगा ये है कृपलानी, अरुणा आसफ अली,
विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो कौन होगा बताइए, जवाब दे। कमेंट्स में आपके देख लूंगा, उसकी चिंता ना करें, लेकिन जल्दी जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट्स आपके आने शुरू भी हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ये थी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एज अ लेडी रिप्रेजेंटेटिव भारत की ओर से गई थी। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, है ना, किस तरह की महिला थे उस समय। आज के जमाने में आप देख लीजिए, उस समय के जमाने की सोच देख लीजिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये ओपन होता है 7 सितंबर 1931 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 को। बी.आर. अम्बेडकर तीनों कॉन्फ्रेंस में गए थे, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है। गांधी रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन। तो गांधी जो है वो आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन गांधी जी का यह दावा था कि उन्होंने दैट कांग्रेस रिप्रेजेंटेड इंडिया, कि कांग्रेस जो है उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। तो विवाद फसाद अपने आप में तो बहुत सारे रहे, लेकिन सबका एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी, भारत की स्वतंत्रता, ब्रिटिश के दमनकारी नीति के खिलाफ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, कितनी सुंदर जगह है, कभी कभी यहाँ भी घूम के आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जिसे महात्मा गांधी ने स्थापित नहीं किया था। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती, फीनिक्स आश्रम। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, है ना। मॉडर्न इंडियन मूवमेंट से ही सारे सवाल लिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। बाकी हिस्ट्री के पार्ट को भी कवर किया जाएगा, जल्दी कवर किया जाएगा। ठीक है, बताएं कौन होगा इसका आश्रम, कमेंट करें जल्दी से। इसका सही जवाब होगा विश्व भारती, जिसकी स्थापना R.N. टैगोर जी ने की थी, जो गीतांजलि कविता के रचयिता थे, कलेक्शन ऑफ पोएम। तो ये है हमारा साबरमती आश्रम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेवाग्राम, और ये हो जाएगा हमारा फीनिक्स आश्रम। तो साबरमती जो बापू कुटी जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं सेवाग्राम आश्रम, और ये हमारा फीनिक्स आश्रम। तो इन तीन आश्रम की जो तीन संस्थाओं की स्थापना हमारे बापूजी ने की थी, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन ने की थी। विश्व भारती की स्थापना इन्होंने नहीं बल्कि R.N. टैगोर ने की थी। ठीक है, देख लीजिए आगे। हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट्स, इनमें से कौन एक उर्दू के कवि हैं, वॉज इन्वाइटेड टू सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिन्हें दूसरे और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्हें आमंत्रित किया गया था कि आप आइए। उर्दू के कवि हैं, कौन है? जोश मलिहाबादी, मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी। आपको बताना है कि ये चारों उर्दू कवि में से कौन ऐसे उर्दू कवि हैं जिन्हें सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया था। जवाब दें इसका जल्दी से, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी। कि आप असमंजस में रहते हैं कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े, ये जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। हालांकि अपनी स्टडी भी करते रहें और इस वक्त हमारे साथ ही पढ़ते रहें। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। तो इसके बाद जान लेते हैं हम लोग कि यहाँ तीन बातें हैं अलग अलग, और तीनों पे आपको एमसीक्यू आ सकता है। पहला है, पाकिस्तान नाम को प्रपोजल किसने दिया था, प्रस्ताव किसने दिया था पाकिस्तान नाम का? ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, आपके एमसीक्यू को बढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक और ये तीन, चार हो जाएगा। किसे हम लोग कहते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और किसे कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान अलग देश का एक सपना देखा था, पाकिस्तान का सपना देखा था? हु इज नोन एज द ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। जो मैंने यहाँ पे कहा था, ये वो उर्दू कवि थे जिन्हें सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्हें आमंत्रित किया गया था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एज अ उर्दू पोएट। तो मुझे लगता है काफी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। द फर्स्ट वीमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाई, प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में, इसकी स्थापना किसने की थी? क्या वो धोंदो केशव कर्वे थे? क्या वो रानी अहिल्या देवी थी? क्या वो जेसी कुमारप्पा थे? या गांधी जी थे, हमारे बापू? बताइए कौन होगा इसका सही जवाब। और याद रखिए कितनी प्यारी और अच्छी बात है, पहली भारतीय महिला विश्वविद्यालय। क्या बात है, सोच देखिए उस समय की, कि उस समय भी मैंने इस तरह के यूनिवर्सिटी खोला गया था। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को सलाम है। विमेन एम्पावरमेंट उस समय की सोच जो आज नहीं है ना। इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। सही आंसर क्या होगा? इसे शॉर्ट में कहते हैं DK
कर्वे। क्या कहते हैं? डी के कर्वे यानी कि धोंदो केशव कर्वे। थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए क्या बात है ना। क्या नाम था यूनिवर्सिटी का? SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, जिसका नाम होता है SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी, है ना। ये क्या है? महिला विद्यापीठ है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी, जो आप देख सकते हैं SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो आप यहां देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है। और ये जो बहुत ही रेयर पिक्चर है, ये कर्वे जी है, जो यहां आप देख सकते हैं डी के कर्वे, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ठीक है। और ये पहला बैच था जो भारतीय राष्ट्र पहली महिला यूनिवर्सिटी, भारतीय महिला यूनिवर्सिटी से जो पहली बार जो ग्रेजुएट होकर जो महिलाएं निकली थी, उनका पहला बैच के साथ ये इनकी तस्वीर है। क्या बात है, क्या सोच है। सोशल रिफॉर्मर देखिए, इस तरह के समाज सुधारक होते हैं। और आज के देख लीजिए समाज बिगाड़क, ठीक है। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड वैकोम सत्याग्रह इन 1924। कह रहा है वैकोम सत्याग्रह तो कई नाम से हुए हैं, तो वैकोम सत्याग्रह ये महात्मा गांधी का ही दिया हुआ है, सत्य के द्वारा आग्रह करना। तो वैकोम सत्याग्रह 1924 में किसने इसका नेतृत्व किया था? क्या वो पेरियार EV रामास्वामी है? क्या वो KP केशवा मेनन है? क्या वो N कुमारन आसन है? या वो श्री नारायणा गुरु है? जवाब दे इसका। बड़ा ही शानदार सवाल लाया हूं मैं। अगर आप जानते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं जानते हैं तो मोर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने नया क्वेश्चन सीखा, है ना, कुछ तो नया सीखा। बताएं इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब करें, ज़्यादा समय नहीं देंगे। सही आंसर होगा KP केशवा मेनन। कौन है? KP केशवा मेनन। थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। ये जो है वैकोम सत्याग्रह के वो लोग जो भागीदार थे, जो उस समय महात्मा गांधी से मिले थे, और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को सपोर्ट भी किया था। देखिए KP केशवा मेनन जो थे, ये लीडर थे वैकोम सत्याग्रह के केरला में। ये सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरला में। तो ये एक अलग से MCQ हो गया कि वैकोम सत्याग्रह 1924 में KP केशवा मेनन के द्वारा कहाँ शुरू किया था? केरला में 1924 में। और देयर डिमांड क्या थे? वाज द अलाउइंग एंट्री ऑफ अनटचेबल्स इनटू द मंदिर। उनका डिमांड था कि जिन्हें आप अप्रिय कहते हैं, अछूत कहते हैं, जिनके ऊपर आप नस्लवादी कमेंट करते हैं, भेदभाव करते हैं, उन्हें भी मंदिर में आने की अनुमति दी जाए। महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था इस आंदोलन को, जो आप इस तस्वीर में हूबहू देख सकते हैं। ये वैकोम सत्याग्रह की ही तस्वीर है, ये किसी और तस्वीर नहीं है, ठीक है। आगे है महात्मा वाज एडेड बिफोर गांधी जीज नेम ड्यूरिंग। गांधी जी के नाम के पहले, इनका नाम तो है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा इनके नाम के पहले कब लगा था, किस समय लगा था? क्या वो रॉलर्ट सत्याग्रह था? अमृतसर सेशन ऑफ INC इन 1919 था? इनिशियल स्टेजेस ऑफ खिलाफत मूवमेंट का समय था? या चंपारण सत्याग्रह था? क्या बात है। महात्मा हमारे बापू जी को, राष्ट्रपिता को नाम के पहले महात्मा लगा कब? ये घटना के बारे में पूछा कि वो घटना कौन सी थी जिस समय ये उनको महात्मा नाम मिला। और मेरे ख्याल से ज़्यादा मुझे याद है महात्मा इनको आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उन्होंने कहा था महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मालूम है पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का 1917 में, जब वो लंदन से वापस आए थे, है ना, बैरिस्टर बन के। तो देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में, है कि नहीं। तो थोड़ा इनके बारे में जानना समझना जो है बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो यहाँ देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा का संधि दिया था, नाम दिया था। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज लीडरशिप। इनके महात्मा गांधी का जो नेतृत्व करने की जो प्रतिभा थी, जो इनके अंदर जब इतने सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जो क्षमता थी, लीडरशिप क्वालिटी, इनके चलते राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख ज्वाइन, इन्होंने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया इस आंदोलन में। It was undertaken in the erstwhile undivided चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न बिहार इन अप्रैल 1917। तो अप्रैल 1917 के बिहार के उत्तरी क्षेत्र में चंपारण नाम का जो जिला है, जहाँ पे नील की खेती के लिए अंग्रेज लोग काफ़ी अत्याचार करते थे किसानों के लिए, वहाँ किसानों को उनके अत्याचारों से मुक्ति देने के लिए महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह वहाँ से लॉन्च किया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में। फुल नेम महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑफिशियली इन्हें ऑनर किया था इंडिया में एज द फादर ऑफ द नेशन, या जिन्हें बापू के नाम से पुकारते हैं। और 2 अक्टूबर को हमारे देश में गांधी जयंती या नेशनल हॉलीडे, हाँ, या इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का एक अंतर्राष्ट्रीय दिन इसे मनाया जाता है। तो ये तो इनकी तो पर्सनालिटी केवल इन शब्दों पे नहीं है, तो इनसे परे है, एक अपने आप में एक विश्वविद्यालय है कि नहीं। आगे है
MC सेटलवर्थ, BN राव एंड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये जो 3 लोग थे वह डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द, ये आखिर किसके मेंबर थे? ठीक है, बहुत ही चिर परिचित प्रसिद्ध मेंबर थे किसके? मद्रास लेबर यूनियन, स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? बताइए किसके थे? कमेंट करें आप लोग जल्दी से, मैं कमेंट आपका जल्दी देख लूँगा, पढ़ लूँगा, जवाब भी दे दूँगा। ठीक है बताएं जल्दी जल्दी करें, इसका जवाब क्या होगा जी? ये हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये थोड़ी धुंधली सी तस्वीर है, लेकिन ये एक्चुअल तस्वीर है जो उस समय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बनाई गई थी। तो ये तीनों जो है ये डिस्टिंग्विश्ड मेंबर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। और ये जो सोसाइटी है इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। कब? 12 जून 1905 को। 1905 आपको याद होगा जब बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बाई किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ऑल आर रिलेटेड, ये सभी जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर के अलावा आपने ये भी सीखा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और तीनों इसी के सदस्य हैं। ये इसकी तस्वीर है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, कह रहा है कि 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की का सिंबल, प्रतीक क्या था? लोटस एंड चपाती, ईगल, स्कार्फ या 2 swords, 2 तलवारें? जवाब दे। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मुझे लगता है काफ़ी लोग, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप लोग इसका जवाब ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, और मैं भी सही जवाब का ही वेट कर रहा हूँ। कमेंट करें फटाफट इसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। क्या जवाब होगा इसका? है ना, बहुत ही सुंदर जवाब है। यह है कमल का फूल और रोटी, यानी कि चपाती। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कमल का फूल और आपका चपाती, ये था सिंबल 1857 के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड आफ्टर 1857 एट अ दरबार एट इलाहाबाद। कह रहा है कि इनमें से कौन था जिसने अनाउंस किया 1857 क्रांति के बाद एक दरबार में, इलाहाबाद के दरबार में, द एजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय सोवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कि द एजम्पशन की जो भारत सरकार है इसकी पूरी सॉवरेनिटी जो है ग्रेट ब्रिटेन को चली जाएगी, वहीं से इसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये प्रोक्लेमेशन, जिसे मेरे ख्याल से क्वीन प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं, तो कहाँ हुआ था ये? लॉर्ड, किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मायो या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? बताएं इसका जवाब दे, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी करें, बताएं। ठीक है, ये हिस्ट्री की 3री क्लास है और KBS की 5वीं क्लास है। शुरू कर दिया हमने, कंटिन्यू चलेगा अब। ठीक है, इसके लिए किसी भी ऐप पे जाके आपको ऐप को कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ लीजिए पूरी पढ़ाई, जितनी हो सके हम पढ़वा देंगे। ठीक है, सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, है ना। जवाब आपका आ रहा है, बढ़िया जवाब आ रहा है। ठीक है, तो देख कुछ बातें हम जान लें इसके बारे में। तो इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 यानी कि 1857 क्रांति के बाद एक बहुत भव्य दरबार सजाया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, उन्होंने भेजा रॉयल प्रोक्लेमेशन, यानी कि क्वीन की तरफ से जो राजकीय फरमान जो आया था, जो अनाउंस करता है द क्वीन हैज एज्यूम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ब्रिटेन की महारानी ने भारत सरकार को अपने अंदर ले लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया, सारी एक्टिविटी एबोलिश कर दिए गए थे। दिस प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर्ड द फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, और इस फरमान के द्वारा ये बताया गया कि भारत में अंग्रेजों की भविष्य की नीति क्या होगी। ठीक है, इसी को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इट वॉज डिक्लेयर्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन एंड जस्टिस एज गाइडिंग पॉलिसी ऑफ क्वींस रूल, यानी यही जो है, जो क्वीन प्रोक्लेमेशन था, यही ब्रिटेन कैसा आगे पॉलिसी बनाएगी हमारे देश के लिए, उसका एक मार्गदर्शक भी था। द आर्मीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी आर्मी को बंद कर दिया गया। एंड फोर्सेस इन इंडिया वर इनकॉर्पोरेटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और भारत में जो भी सेना थी उसे अंग्रेजी सेना का ही अभिन्न अंग बना दिया गया। नाउ ऑनवर्ड, इसके बाद सिपाही जो थे एनलिस्टेड होते थे रेगुलर सर्विस में, कि अब उनकी सर्विस जो है नियमित रूप से होगी, है ना, इन द ब्रिटिश आर्मी, एंड पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वार इन द नेक्स्ट सेंचुरी, और अगले शताब्दी में जो भी वर्ल्ड वार होने वाली है, जो विश्व युद्ध लगने वाला है, उसमें रेगुलर तौर पे उसमें हिस्सेदारी भी होगी, रेगुलर सर्विस भी होगी। ठीक है, और जो रेशियो था भारतीय सैनिकों का और अंग्रेजी सैनिकों का, जो पहले हिंदुस्तानी सैनिक 87% थे और अंग्रेजी 13% थे, इस रेशियो को भी बढ़ाया गया, अंग्रेजों की संख्या भी बढ़ाई गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854।
ऊर्स डिस्पैच कब का है? तो 1854 का। ये आपका एक MCQ हो गया। इसके बारे में कुछ बातें कही गई है, आपको बताना है कौन सी बातें जो है यहां से बिल्कुल सही है। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए, ये रेकमेंड करता है। और इट लेड स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये महिला शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है। तो बताना है आपको कौन सी बात इसके बारे में सही है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है, बताएं। ऊर्स डिस्पैच सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा आपने, बताएं इसके बारे में क्या होगा इसका जवाब। जी, इसका केवल एक ही सही जवाब है, वो है 1 नंबर। 2 नंबर बिल्कुल गलत है। ये ऊर्स डिस्पैच जो है रेकमेंड करता है कि भारत में हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश जो है वो लर्निंग मीडियम होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, इसी भाषा में आपको निर्देश वगैरह पढ़ाई वगैरह करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 1854 में, ठीक है, ही सेंट अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी, द देन, उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। ऊर्स डिस्पैच सजेस्ट करते हैं दैट प्राइमरी स्कूल मस्ट एडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज, कि प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थ्रू द डिस्पैच ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट हाई स्कूल यूज एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम, दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम फॉर कॉलेज लेवल एजुकेशन। तो जो हाई लेवल स्कूल है उसमें एंग्लो वर्नाकुलर यानी कि इंग्लिश भी उसका मीडियम होगा, और जो कॉलेज लेवल ऑफ एजुकेशन होगा वहाँ अंग्रेजी ही पढ़ाई का क्या होगा, माध्यम होगा। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे जब ऊर्स डिस्पैच आया? तो लॉर्ड डलहौजी, पता ही होगा, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की जो नीति थी। ठीक है, द नावल रिवोल्ट, जो नौसेना विद्रोह था, कब का? 1946 का। वॉज स्टार्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लीट, ठीक है, किस जहाज पे ये विद्रोह, नौसेना विद्रोह जो हुआ? INS विराट, INS क्राउन, INS तलवार, या नन ऑफ दीज, बताएं। जवाब करें इसका क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, वो फ्लीट का नाम क्या था? INS तलवार। यानी कि जो नौसेना विद्रोह 1946 का था वो INS तलवार के सैनिकों ने, नौसेना ने, इन्होंने ऐसा विद्रोह किया था। ठीक है, द रॉयल इंडियन नेवी जिसे कहते हैं, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी, इन्होंने बगावत कर दी थी 18 फरवरी 1946 को। कहाँ? बॉम्बे में। द नोवेल रेटिंग्स ऑन INS तलवार प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, क्योंकि इनको जो खाना दिया जाता था वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का, और नस्ल भेद भावना ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा जो है इनके प्रति रखी जाती थी, यानी कि रेसिस्ट रिमार्क्स, नस्ल भेदी जो बातें जो है इनके ऊपर कसी जाती थी, ताने कसे जाते थे इनके ऊपर। इस कारण से जो है ये सब कारण थे, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पे यही कारण होते हैं कि किस लिए नावल रिवोल्ट 1946 का हुआ। ठीक है, द ओडिशा फेमिन हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि ये जो ओडिशा का जो अकाल पड़ा था, ठीक है ना, जो भूखों आदमी लोग मरे थे, ये किस साल हुआ था? 1783-84, 1791-92, 1837-38, 1886। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जरूर करें, जिस तरह से आप लोगों ने WB टेट वेस्ट बंगाल प्राइमरी की परीक्षा में आपने जितना प्यार दिया, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी दे, लोगों तक ये काबिल अकादमी के बारे में लोगों तक बात पहुँचाए ताकि वो भी जुड़ सके। ठीक है, कब हुआ था ओडिशा फेमाइन? तो ये हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। देखिए, ओडिशा फेमाइन जो है, जो 1866 का, अफेक्टेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तरी तटीय क्षेत्र है, खासकर ओडिशा का, जो मद्रास और उससे आगे से लेके जो जितना भी एरिया है स्टेट है, पूरा फैल गया था। इट अफेक्टेड एन एरिया कवरिंग लगभग 1,80,000 माइल एंड कंटेनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ, देख लीजिए, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,75,00,000 लगभग आबादी को इसने ग्रसित किया था। यानी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डाइड ड्यू टू फेमाइन इन ओडिशा। यानी ओडिशा की जितनी आबादी थी, 3 में से 1 इंसान की मौत हो गई थी। 1/3 जितनी पॉपुलेशन थी उसका 1/3 हिस्सा इस फेमाइन अकाल का शिकार हो गया था। आगे है द आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद फौज नहीं, आज़ाद हिंद रेडियो वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, किस साल शुरू किया गया था? 1939, 1942, 1944, 1945, बताएं।
आपने सुना होगा आज़ाद हिंद फौज, लेकिन ये आज़ाद हिंद फौज नहीं है, ये है द आज़ाद हिंद रेडियो। तो बताइए इसकी जिसे कब शुरू किया गया था, बताइए आप में से कोई बता सके, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका 1942। कब होगा? 1942। देखा है आपने इसको? नहीं देखा? यहां देख लीजिए, ये है रेडियो आज़ाद हिंद, रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब 1942 की अगर हम बात करें, जो हमने पढ़ा, द आज़ाद हिंद रेडियो जो है सर्विस को स्टार्ट किया गया कहाँ पे? जर्मनी, बाय द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? वॉज टू एनकरेज इंडियन फ्रीडम फाइटर की जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जोश दिया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आज़ाद हिंद रेडियो था वो वेर शिफ्टेड टू सिंगापुर। कहाँ शिफ्ट किया गया? सिंगापुर, और बाद में जो है इसे रंगून शिफ्ट कर दिया गया। तो ये है, देख लीजिए, आज़ाद हिंद रेडियो, जिसे रेडियो आज़ाद हिंद कहते हैं, 90.8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कभी लगा के सुन ले, देखिए कुछ होता है कि नहीं। 1837 की अगर हम बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रीइंट्रोड्यूस, इनमें से किसने दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी का जो पोस्ट होता है ना, किसने दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया था? टू लुक आफ्टर द पुलिस वर्क, ताकि पुलिस जो काम करती है, अपना पेट्रोलिंग काम करती है, जो सेवा देती है, उसे लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, एंड फॉर टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड पुलिस, और बेहतर पुलिस सेवा जनता तक पहुंच सके, इसको भी देखने के लिए। बंगाल गवर्नमेंट, मद्रास गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बॉम्बे गवर्नमेंट, एसपी, पोस्ट ऑफ एसपी। बताएं, कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें आप लोग, क्या होगा इसका जवाब? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा बंगाल की सरकार ने। किसने? बंगाल की सरकार ने। भाई ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 1837 की। ठीक है, तो देखें, द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ये रीइंट्रोड्यूस किया गया था 1837 में। क्यों? ताकि जो पुलिस का जो काम है और इफेक्टिव मेजर लिया जा सके, इसको देखने के लिए बंगाल गवर्नमेंट ने इसे क्या किया? दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया था। क्या? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। What was or what were the main idea behind? मुख्य विचार क्या था इसके पीछे? किसके पीछे जो स्थापना किया गया था? किसका? यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बाई किसने? सर सैयद अहमद खान ने जो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो फॉर्म किया था 1888 में, 1888 में, इसके पीछे मुख्य क्या दिमाग में एक आइडिया था? क्या उद्देश्य था? टू लॉन्च अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन टू कांग्रेस फॉर मुस्लिम, मुस्लिम की तरह ही, मुस्लिम के लिए कांग्रेस की तरह एक समानांतर एक संगठन बनाया जाए। टू शो ब्रिटिश एलिजियंस ऑफ मुस्लिम की मुस्लिम अंग्रेजों के प्रति वफादार है, ये दिखाने के लिए। टू वॉइस फॉर इंडियन ग्रीवेंसेस इन इंग्लैंड की भारत में लोगों की क्या शिकायत है उसकी आवाज़ बनने तक, इंग्लैंड तक इसकी आवाज़ पहुंच सके। टू अपोज कांग्रेस, कांग्रेस का विरोध करने के लिए। तो आपके पास इसे ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है सवाल अच्छा लगा होगा। बताएं कमेंट करके सवाल कैसा है। ठीक है, और मुझे ये भी बताया कि केवीएस के लिए आप और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। टॉपिक का नाम बताएं, सब्जेक्ट का नाम बताएं, सब्जेक्ट का नाम बताएं, टॉपिक का नाम बताएं, उस सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है। हालांकि हम लोग रोज ही पढ़ा रहे हैं कुछ ना कुछ, और केवीएस तो अब चलेगी ही चलेगी। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका आंसर? जी, इसका सही आंसर होगा 2 और 4। तो पहला जो इसके पीछे आइडिया था वो ये था कि ब्रिटिश एलिजियंस ऑफ मुस्लिम की मुस्लिम ब्रिटिश के प्रति वफादार हैं, और दूसरा कांग्रेस का विरोध करने के लिए कि ठीक है, क्योंकि जानते ही हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते थे हमेशा कांग्रेस में। मोहम्मद अली जिन्ना भी काफ़ी प्रयास किया था, उसके बाद जाके सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, और उसके बाद ही कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो गया हमारे देश में। हिंदू मुस्लिम हो गया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। ठीक है, आगे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बारे में तो मेरे हिस्ट्री के क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में मैंने बढ़िया से पढ़ाया है, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आप कंसीडर करें, विचार करें। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द एनी बेसेंट, एंड एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। द फिलोसॉफी ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज प्राइमरीली ड्रॉन फ्रॉम हिंदूज एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी। कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो फिलोसॉफी है, जो दर्शन शास्त्र है, वो हिंदू और बुद्धिस्ट दर्शन शास्त्र से ली गई है, फिलोसफी से ली गई है। तो कौन सी बात इसमें करेक्ट है? 1, 2, दोनों या दोनों ही नहीं, ये बताना है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? आंसर करें, जवाब दें, पढ़ें हमारे साथ, सीखें, आगे बढ़ें।
ज़रूर एग्ज़ाम पास करेंगे। मंजिल जो है, मंजिल तो अपने जगह पे ही होती है, हम चलना शुरू नहीं करते। एक बार चलना शुरू कर दे तो मंजिल जो है सामने आती जाती है, बस आपको रुकना नहीं है, किसी भी कारण से रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। पहला बात जो है, एनी बेसन ने इसकी स्थापना की नहीं थी, HP ब्लावात्स्की और ओलकॉट ने की थी। और दूसरी बात जो है, इसका जो फिलोसॉफी है वो सही है कि वो हिंदू और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ इसकी डिटेल्स है। द थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है फर्स्ट एस्टेब्लिश किया गया था HP ब्लावात्स्की, इनकी हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की। ये ऐसा लगता है कि वो जो हैरी पॉटर है ना, हैरी पॉटर 5, 6, 7 है ना, उसके कोई किरदार के नाम के जैसा है, हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की, है ना। इन हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की एंड कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट, जिसे हम लोग कर्नल ओलकॉट कहते थे, या पूरा नाम है हेनरी स्टील ओलकॉट, 1875 में न्यूयॉर्क में। एनी बेसन जो थी ये इसकी दूसरी सभापति थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, कहाँ से, फ्रॉम 1907 से 1933 तक। एंड वॉज डिस्क्राइब, और इन्हें ही एनी बेसन को ही डायमंड सोल कहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो एक ऐसी लेडी थी जो जिसके अंदर कमाल की प्रतिभा थी, ब्रिलियंट फेसेट्स थी इनके अंदर कैरेक्टर में, इसलिए इनको डायमंड सोल के नाम से भी एनी बेसन जी को पुकारा जाता था। आगे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP। कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ बातें कही गई है। बहुत शानदार सवाल है, मुझे लगता है आपको भी सोचना पड़ रहा होगा। इन बातों को विचार कीजिए कि क्या इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म लेनिज्म से प्रभावित थे, या इस पार्टी के जो लीडर थे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ गांधी, उन्होंने गांधी जी के आइडिया को अस्वीकार कर दिया था। तो कौन सी बातें कह रहा है कि सही है? एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या दोनों सही नहीं है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। करें जवाब जल्दी से, आप सभी अच्छा जवाब दे रहे हैं। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आप सबका, बताएं इसका जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बोथ 1 and 2, दोनों बातें सही है। मार्क्सिज्म और लेनिज्म से प्रेरित थे, और इस पार्टी के जो नेता थे वो गांधी जी के आइडिया में विश्वास नहीं करते थे, उसे सीधे सीधे खारिज कर देते थे। भाई तो अच्छे लोगों ने नहीं सुनी, तो हम और आप क्या है, किस खेत की मूली है, ठीक है। तो याद दिया है, बोथ आर करेक्ट जो है, दोनों बातें जो है बिल्कुल सही है। और एक ये क्या थी, एक लेफ्ट विंग पार्टी थी जिसके कांग्रेस के ही अंदर, विद इन द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही थी। एंड इट वाज फॉर्म्ड विद आचार्य नरेंद्र देवा के साथ, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे, एंड जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे उसके 1934 में, है ना। जेपी आंदोलन आप लोग को याद होगा, जयप्रकाश नारायण। आगे, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आज जो आप PSC की परीक्षा देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किस एक्ट के जरिए हुई थी? ये मैंने हिस्ट्री क्लास के हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था, फिर भी आप बताएं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। बताएं, कमेंट करें जल्दी से, ज़्यादा समय ना ले, जल्दी करें ताकि सेशन जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद एक और लाइव सेशन है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने था प्रोवाइडेड फॉर, इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी, इसलिए अ सर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल कमीशन जो है इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, ताकि सिविल सर्वेंट को रिक्रूट किया जा सके, ठीक है। आगे, इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। अब इल्बर्ट बिल तो आप जानते ही हैं, इल्बर्ट बिल की स्थापना किस साल हुई थी, जरा बता दीजिए। 81, 83, 85, 86, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जाने पहचाने, कुछ क्वेश्चन थोड़े अनजाने, है ना। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट देख लेते हैं आपके थोड़ा सा जी। सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें, KVS की जितना हो सके मैं करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा। कोई किताब लेने के लिए नहीं कहूँगा आपको, ठीक है, कोई आपको कोर्स खरीदने के लिए नहीं कहूँगा, आप यहीं पढ़ें, और जहाँ से मिल रहा है वहाँ से पढ़ें। सभी लोग ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, सब मेहनत करें, जहाँ से आपकी मर्जी है आप पढ़ लीजिए, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा 1883। हमने WB टेट में, वेस्ट बंगाल टेट में प्राइमरी के लिए हमने 2 महीने 70 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई थी, कमाल की पढ़ाई हुई थी, 80% हमारा कॉमन आ गया था पूरे एग्जाम में। और EVS की बात करें तो 24 क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, मतलब हु बहू। बाकी मैथ्स और इंग्लिश पेडागोजी हिंदी में तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन थे, EVS की बात करें 24 क्वेश्चन हुबहू आए थे, और इसके गवाह तो आप ही लोग हैं। तो मेहनत करते हैं हम लोग, ईमानदारी से करते हैं। 1883 में इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। जान ले थोड़ा इसके बारे में। देखिए इस बिल का उद्देश्य क्या था, समझिए। इस बिल का उद्देश्य था जो भारतीय जजेस थे इनको ज्यादा शक्ति देना, जो मजिस्ट्रेट थे। क्यों? ताकि ये अंग्रेज क्रिमिनल केसेस में जो अंग्रेज जो पकड़े जाते थे उनको भी ट्रायल किया सके, उन पे भी मुकदमे चल सके एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले स्तर पे। ब्रिटिश इन ब्रिटेन एंड इंडिया अपोज दिस बिल इंटेंसली प्लेइंग रेशियल टेंशंस। तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन में जितने ब्रिटिश लोग थे और भारत में जो इंडियंस लोग थे, इसका नस्लवादी भेदभावना के चलते इस बिल का दोनों ने ही विरोध किया था। थोड़ा और देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल को 1883 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। ये एक एक्स्ट्रा MCQ हो गया। तो लॉर्ड रिपन के वायसरायशिप के समय 1883 में इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल का नाम जो है सर क्या नाम है? कर्टने इल्बर्ट। सर कर्टने इल्बर्ट के नाम पे रखा गया, जो कौन थे? एक लॉ मेंबर थे, एक कानूनी सदस्य थे। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के। आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द ब्रिटिश, और अंग्रेजों के द्वारा बहुत विरोध होने के चलते कि भाई आप अंग्रेजों को भी मुकदमे चलेंगे, और उसका जज कौन होगा? भारतीय जज। इतना पावर दे दिया गया। द बिल वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1884। ठीक है, इसे 1884 में जो है लागू किया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था, इनेक्ट किया गया था 1884 में। आगे है, Which among the following incidents took place during the time of Lord Chelmsford? इनमें से कौन सी घटना थी जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय घटी? गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका से आ गए वापस, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास हुआ, थर्ड एंग्लो अफगान वार जो है लड़ा गया। कौन सी बातें सही है? 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 बताएं, सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा चारों। ठीक है, चारों जो है सही जवाब होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए कब? 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को। जलियांवाला बाग मैसाकर जो है 1913 अप्रैल 1919 को हुआ। मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है पास हुआ, ये भी 1919 को, जिस साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और तीसरा एंग्लो अफगान वार जो है लड़ा गया, ये भी 1919 में 6 मई से लेके 8 अगस्त तक। ठीक है, तो चारों घटनाएं जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही घटी थी। ये एक्स्ट्रा MCQ आपका, मैंने 5 से 6 MCQ तो आपको यहाँ हो गए ये एक साल, इसलिए मैंने कहा 30 नहीं है, 100 प्लस के बराबर है। आगे है, CR फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया गया था कब? CR फॉर्मूला काफी पूछा जाता है, काफी प्रचलित सवाल है। 1941, 42, 44, 47, है ना? जवाब दे, सही जवाब क्या होगा इसका? अगर आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो और भी अच्छा, आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें किताबों में आपको नहीं मिलती, आंसर गलती मिलता है, या हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। करें इसका आंसर? कमेंट्स मैं आपका देख लेता हूं तुरंत। जी, इसका सही जवाब क्या होगा? 1944, इसे फॉर्मुलेट किया गया था। पढ़ लेते हैं एक बार। 1944 में क्या हुआ? राजा गोपालाचारीज फॉर्मूला, जिसे हम लोग CR फॉर्मूला या राजा जी का फॉर्मूला कहते हैं, वाज फॉर्मुलेटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था CR फॉर्मूला का? वाज टू सेटल द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है INC और ऑल इंडिया AIML जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच जो राजनीतिक तनाव था, इसको सेटल किया जाए किसी भी तरीके से ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि जब जो अंग्रेज का जो भारत था उसके आज़ादी के समय इसका सेटलमेंट किया जाए, तो उस समय CR फॉर्मूला यानी कि राजा गोपालाचारीज फॉर्मूला या CR फॉर्मूला या राजा जी फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, आगे है,
आफ्टर फेलियर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स, बोला कि निम्न में से कौन सा आंदोलन है जिसके विफल होने के बाद, असफल होने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट? आखिर इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसके विफल होने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, ये बताएं। इस सवाल का जवाब तो आप लोग को देना चाहिए, है ना। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद मुझे लगता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा के हत्याकांड के आई थिंक 4 फरवरी 1922 को हुआ था और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने हिंसा के बेस पे जो है इसे तत्काल रूप से इसे स्थगित कर दिया। तो उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कि द स्वराज पार्टी जो है फॉर्म किया गया था बाई चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। इन दोनों ने मिलकर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ऑन 1 जनवरी 1923 को, आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922 ऑफ द आईएनसी। यानी आईएनसी का दिसंबर 1922 में गया में जो वार्षिक जो कॉन्फ्रेंस था उसके बाद। और जो फॉर्मेशन था स्वराज पार्टी का केम आफ्टर द फेलियर ऑफ, यानी जो असहयोग आंदोलन था इसकी असफलता के बाद। इवेंट्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड द इलेक्शंस ऑफ 1923। तो कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी केम आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इवेंट्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड इलेक्शंस ऑफ 1923। यानी कि देखो 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई और ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की स्थापना के बाद और 1923 के इलेक्शंस के बाद जो है इसको लाया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन, इनमें से किस सेशन में द कंसेशन वाज गिवन बाय द कांग्रेस, माने कांग्रेस के द्वारा छूट दी गई टू मुस्लिम लीग इन एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन 1916। 1916 में, ठीक है, मुस्लिम लीग को ये छूट दी है कि ठीक है, चूंकि आप एज अ माइनॉरिटी भारत में हैं, आपको अलग से आपके इलेक्टोरेट के लिए अलग से आपको स्थान दिया जाएगा जहां मुस्लिम अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं वोट के द्वारा। यही सबसे बड़ी गलती हो गई थी उस समय। ठीक है, इतिहास कहता है। तो किस सेशन में ये कांग्रेस के आईएनसी के किस सेशन में हुआ था? कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर। इस सवाल का जवाब करें, जल्दी करें। क्या होगा इस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब होगा वो सेशन था लखनऊ। क्या था? लखनऊ। देखें अगर कि लखनऊ सेशन जब हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टुगेदर स्टार्टेड डिमांडिंग कॉमन रिफॉर्म्स टू द गवर्नमेंट। सरकार में एक बदलाव करने की जरूरत दोनों ने महसूस की और 1906 के साल के बाद मुस्लिम लीग हैड बीन डिमांडिंग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे अपने लिए कांग्रेस में रहते हुए थ्रू द लखनऊ पैक्ट। और जो लखनऊ पैक्ट हुआ, पता होगा आपको, आईएनसी या मुस्लिम लीग के बीच, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्रीड टू अलाउ रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। यानी कि मुसलमानों को धार्मिक रूप पे जो माइनॉरिटी है इसके आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रस्ताव को मंजूर दिया गया। ठीक है। कंदघात, क्या नाम है? कंदघात एक हेरिटेज रेलवे स्टेशन है, बहुत ही पुराना, मेड एंटायरली ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, एंड बिल्ड बाय द ब्रिटिश ने बनाया था 1903 में। इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया आग से। इन विच स्टेट दिस रेलवे स्टेशन वॉज लोकेटेड, और ये रेलवे स्टेशन इनमें से किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। जहां करेवा की मिट्टी पाई जाती है कश्मीर में, उस करेवा की मिट्टी में जाफरान यानी कि साफ सैफरन की खेती होती है। सॉइल इन इंडिया सर आज क्लास लॉन्च होगा, उसे मैंने ये डाल दिया है ऐप पे, तो ऑलरेडी पहले ही डाला हुआ है हमारे काबिल एकेडमी के ऐप पे। WBSSC अपर प्राइमरी कोर्स में सॉइल इंडिया हमने 4 दिन पहले ही डाल दिया था। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में है ये रेलवे स्टेशन कंदघात। ठीक है, देख लेते हैं 1903 में, है ना, कंदघात रेलवे स्टेशन को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिश ने पूरी की पूरी लकड़ी के द्वारा। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जो सोलन जिले में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। द रेजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वेर पास्ड इन विच द फॉलोइंग सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कह रहा है कि रेजोल्यूशन लिया गया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और नेशनल राष्ट्रीय जो आर्थिक नीति है इसको पास किया गया कांग्रेस के किस सेशन में? बेलगांव 1934, लाहौर 1929, कराची 1931, फैजपुर 1936। बताइए कहाँ पे होगा इसका? ये
जवाब करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल है। बताएं इसका जवाब क्या होगा जी। इसका जवाब होगा कराची 1931 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ तब वहां पे फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है मंजूरी दी गई। देख सकते हैं द कराची रेजोल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं वाज पास्ड बाय आईएनसी एट इट्स कराची सेशन इन द ईयर 1931 में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस समय इस सेशन आईएनसी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। पूछ सकता है ना। कराची 1931 में जब आईएनसी का सेशन हुआ था उस समय यहाँ के सभापति कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। कराची रेजोल्यूशन पास हुआ किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे, और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई। द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वेर पास्ड इन दैट सेशन। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया ऐसा कौन सा न्यायिक सुधार था इनमें से। एबोलिशिंग द जुडिशियल फंक्शन, जमींदार का जो जुडिशियल फंक्शन है, मैंने वो जो न्याय वगैरह करते थे उसको एबोलिश कर दिया गया। ब्रिंगिंग ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन राइटिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग को राइटिंग में देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस अकॉर्डिंग टू कुरान फॉर मुस्लिम्स एंड शास्त्र फॉर हिंदू, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस होगा वो मुस्लिम के लिए कुरान के हिसाब से, हिंदू के लिए शास्त्र के हिसाब से होगा। तो 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 और 3 सही है। बोला है कौन सी बात यहां पे करेक्ट है, बताएं। ठीक है, बताएं और जल्दी करें। क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा 1 2 और 3, यानी कि तीनों बातें सही है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे दिया देखिए जुडिशियल रिफॉर्म। हम लोग पढ़ लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कौन कौन से न्यायिक सुधार उन्होंने किए थे। सो एबोलिशिंग द जुडिशियल फंक्शन ऑफ, जमींदार का जो जुडिशियल फंक्शन था उसको एबोलिश कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिले में सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स स्थापित किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, क्या है ये, सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत नाम है, उसको स्थापित किया गया। ब्रिंगिंग ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन राइटिंग में देना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस इन क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट है सब भारतीय जजों की नियुक्ति होगी। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस अकॉर्डिंग टू कुरान फॉर मुस्लिम एंड शास्त्र फॉर हिंदू। तो ये कुछ जुडिशियल न्यायिक सुधार थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल के समय किए थे। Which of the following is or are correct statement about भगत सिंह, सुखदेव एज वेल एज राजगुरु। क्या नाम है ना, BSR। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में कौन सी इनमें से बात है जो सही है? क्या कमाल के लोग थे ना। All of them were tried and subsequently executed for dropping 2 bombs in Central Legislative Assembly। कह रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम फेंकने के चलते इनको कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा चला और इन्हें फांसी हो गई। All of them were confounders of नौजवान भारत सभा के कन्फाउंडर थे, या ऑल ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है, सही है। Only 1 and 2, only 1 and 3, only 3, only 2 and 3। बताएं जवाब दे इसका जल्दी, क्या होगा? बिल्कुल, केवल 3 नंबर बात जो है ना वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 नंबर क्या है कि तीनों के तीनों जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे, सदस्य थे। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त वे ट्राइड इन द असेंबली बॉम्ब केस। असेंबली बॉम्ब केस के मामले में इनके ऊपर मुकदमा चला, इनको आजीवन कारावास मिला इस केस में। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए भी इनके ऊपर मुकदमे चले। इट वाज, यही ट्रायल था जब इनको क्या हुई, इनकी शहादत हुई, यानी इनको फांसी दी गई। नौजवान भारत सभा जो था ये किसने इसकी स्थापना की थी? ग्रेजुएट्स ने एंड टीचर्स ने की। कौन? नेशनल कॉलेज लाहौर। कब? 1924 में। इन्होंने नहीं की थी। क्यों? टू ओवरथ्रो ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, के भारत में जो अंग्रेजी शासन है इसे उखाड़ के फेंक दिया जाए। अमंग द 3, तीनों में ओनली भगत सिंह जो थे वाज फाउंडर ऑफ दिस, और तीनों में केवल भगत सिंह ही इसके संस्थापक थे। इट वाज सून डिक्लेयर्ड अ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी ही अंग्रेजों ने इसे गैर कानूनी संगठन का नाम दे दिया, घोषणा कर दी। ऑल 3 वेर मेंबर्स ऑफ
HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, विच वॉज को फाउंडेड बाई, और इस HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे द ग्रेट चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और दूसरे लोग। क्या कमाल के लोग थे ना, ऐसे लोग तो आज बिरला ही मिलते हैं, है कि नहीं। और कितनी कम उम्र में 22 से 23 साल की उम्र में इन लोगों ने जो कारनामा किया है वो तो गजब ही है। और आज तो इतने उम्र के लड़कों को देख लीजिएगा, लड़कियों की तरह साड़ी लपेट के टिकटॉक बना रहे हैं। खैर अपने अपने शौक है, बनाने चाहिए, अच्छा लगता होगा। आगे, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। द नेम ऑफ पी मित्रा यानी कि प्रमानाथ मित्रा, पी मित्रा से प्रमानाथ मित्रा कहते हैं, इज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गन, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक के रूप में पी मित्रा यानी कि प्रमथनाथ मित्रा को जाना जाता है। क्या वो अनुशीलन समिति है, इंडिया हाउस है, जुगांतर है या नन ऑफ द अबव है? बताएं, जवाब करें फटाफट इसका। 4 से 5 सेकंड ही आपको मिलेंगे जवाब करने के लिए, जल्दी जवाब करें। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुशीलन समिति। प्रमथनाथ मित्रा का नाम अनुशीलन समिति के लिए ही लिया जाता है, जिसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट प्रॉपर रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी जो था प्रॉपर, वो था अनुशीलन समिति कलकत्ता में, जो भी कोलकाता है। और इसकी खोज हुई थी 24 मार्च 1902 में प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा, जिन्हें पी मित्रा के नाम से जाना जाता है। द पीपल एसोसिएटेड विद दिस समिति, इस समिति से जो लोग जुड़े थे, ठीक है, वो थे सर अरविंदो घोष, है ना, देशबंधु चित्तरंजन दास, देख रहे हैं, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, आघा जतीन, बाप रे, भूपेंद्रनाथ दत्ता, बारिंद्र घोष, क्या नाम है ना, बम है, एटम बम है। आउट ऑफ देम भूपेंद्रनाथ दत्ता जो थे वो भाई थे किसके? स्वामी विवेकानंद के भाई थे भूपेंद्रनाथ दत्ता। और बारिंद्र घोष को जो है सेंड किया गया पेरिस टू लर्न द साइंस ऑफ बॉम्ब मेकिंग, और इसमें से बारिंद्र घोष को पेरिस भेजा गया कि जाओ तुम बम बनाना सीख के आ जाओ। एंड हेयर ही केम इन टच वेयर मैडम कामा, वहां पे इनकी मुलाकात मैडम विकाजी कामा, सुना होगा आपने, कल मैंने हिस्ट्री क्लास में मैंने बताया था, उससे मुलाकात हुई। मैडम कामा वाज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द इंडिया हाउस एंड द पेरिस इंडिया सोसाइटी, और मैडम कामा उस समय इंडिया हाउस और पेरिस इंडिया सोसाइटी की मेंबर रही थी, उससे जुड़ी थी, जिसके साथ बारिंद्र घोष की मुलाकात हुई थी और पेरिस बम बनाना सीखने के लिए गए थे। सोचिए क्या जज्बा था। एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, कह रहा है कि इनमें से किस मुस्लिम लीग के सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्वेंट किया था नया स्लोगन? क्या स्लोगन? डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो। लखनऊ सेशन 1931, ये सेशन था मुस्लिम लीग का। कराची सेशन 1933, लाहौर सेशन 1940 और कराची सेशन 1943। बताएं सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा कराची सेशन 1943 में उन्होंने ये स्लोगन दिया था, डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। द कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो हेल्ड हुआ था दिसंबर में 1943 को, 1943 को, और रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एक प्रस्ताव पास हुआ पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए मुसलमानों के लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्वेंट किया नया स्लोगन कि डिवाइड करो और क्विट करो। तो ये था आज का हमारा इस सेशन का, ठीक है, इस सेशन का हमारा ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं केवीएससी कक्षा 5, जहां हमने 30+ MCQ नहीं बल्कि 100+ MCQ जैसे हमने चर्चा की, जहां केवीएस का जो सोशल स्टडीज़ का पार्ट है, या जो लोग टीजीटी और पीजीटी में हिस्ट्री लेके पढ़ रहे हैं, MCQ पार्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरत है जितना पीआरटी वालों के लिए है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन सवालों को लेकर आए मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट पे और भी हिस्ट्री पे, ताकि यहाँ पढ़ के आपका बहुत सारा जो सिलेबस है वो एक बार में कॉम्पैक्ट तरीके से, जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी होती है ना, उस तरह से आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक बात है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर, खैर हमारे इतने नहीं है, कभी होंगे, और बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं और कहते हैं बेस्ट सेलर है, और उन लोगों को उल्टा, उन लोगों को उल जुलूल कहते हैं जो कहते हैं कि जो फ्री पढ़ा रहे हैं उनका अपना एक स्वार्थ है, ये है वो है। भाई स्वार्थ हर किसी का होता है, बिना कोई स्वार्थ को यहाँ नहीं होता है, हर किसी का कुछ स्वार्थ होता है। और मैं तो कहूँगा कि स्वार्थ होना अच्छा है, अरे ऐसा स्वार्थ तो हर किसी के पास हो, है ना, कि भाई स्वार्थ है, चलो आजा यूट्यूब पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना अच्छा स्वार्थ है। इससे अच्छा स्वार्थ मुझे दुनिया में हर किसी को ये ऐसा स्वार्थी बन जाना चाहिए, है ना। तो ये कहना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, आप बड़े हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेहनत करिए आपने, अब और मेहनत कर रहे हैं, आगे और बढ़िए,
अच्छी बात है, हमारी दुआएं आपके साथ है, लेकिन आप इस तरह से उनकी मेहनत को ज़ाया ना करें जो आज यहाँ खड़े होकर घंटे पहले स्लाइड बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस को लाके देखते हैं, एग्जाम्स के पैटर्न को समझ के बच्चों के लिए सवाल बनाते हैं, और जब यहाँ डिलीवर करते हैं तो आप लोग आकर कहते हैं कि नहीं भाई इन लोग का स्वार्थ है, इनसे बच के रहिए, कुछ ऐसा करेंगे कि यहीं से पढ़ लीजिए सब आ जाएगा। अरे आपके यहाँ से पढ़ने से भी आ जाएगा, क्या आप लिखित में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सीना ठोक के नहीं बोल सकते हैं कि आपने जो किताब छापी है, आप ही की किताब में सारा सवाल आएगा, आपने जो ऐप पे कोर्स लॉन्च किया है वही सवाल आएगा, या आप जो यूट्यूब पढ़ा रहे हैं सवाल वहीं से आएगा। कोई नहीं कह सकता है, कोई सीने पे हाथ रख के नहीं कह सकता है। सीटेट की जो परीक्षा हुई है सैकड़ों नए सवाल आए हैं, कहीं से कॉमन नहीं आया, तो है ना। तो बात वही है, किसी पे इल्जाम ना लगाए, हर कोई कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। 7 से 8 घंटे लग जाते हैं एक 30 MCQ के स्टडी मटेरियल बनाने के लिए। ये नहीं कि कॉपी किया, पेस्ट किया और छाप के आपके सामने बोल दिया। अगर ये स्वार्थ है, हर किसी को ऐसा स्वार्थी बन जाना चाहिए, बिल्कुल बन जाना चाहिए। ऐसा स्वार्थी बनना तो बहुत अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, लोग अपना अपना काम करेंगे और लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सुनना, ठीक है। खैर चलिए, यही बातें थी। और हिस्ट्री की KBSC कक्षा 6 हम लेके आ रहे हैं, जहाँ 30+ MCQ पढ़ेंगे। हिस्ट्री पार्ट 4 में बने रहिए, लाइव होगा, ठीक है। तो कमेंट करते रहे और देखते रहे, अपने आप को एवेल्युएट करते रहे कि आपकी मार्क्स कितनी आ रही है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।